सो टुडे विल बी डूइंग सेक्शन 32 ऑफ डेप्रिसिएशन. हमने पिछले लेक्चर्स में पीजीबीपी में सेक्शन 30, 31 एंड सेक्शन 35 देखा था. नाउ इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू सेक्शन 32 के लिए विल बी नीडिंग अ सेपरेट लेक्चर. तो आज हम सिर्फ सेक्शन 32 के बारे में बात करने वाले हैं. नाउ सेक्शन 32 स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. नाउ डेप्रिसिएशन मतलब आपको मालूम है वेयर एंड टेयर. एक असेट जब हम स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, यानी कैपिटल असेट, उसका वेयर एंड टेयर होता है और हम उसको हर साल एक नोशनल अमाउंट से कम करते जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. ना डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में अलग तरीके से लिया जाता है. डेप्रिसिएशन इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस व्हेन इट कम्स टू पीजीपीपी. तो डेप्रिसिएशन भी मैं अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करती हूँ. जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, इफ़ आई एम गिविंग टैक्स ऑन माई बिजनेस इनकम, उसमें से मेरे को एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस माइनस करने हैं. तो डेप्रिसिएशन बिजनेस से रिलेटेड ही है, बट वो कैलकुलेट करने के थोड़े तरीके इनकम टैक्स में अलग रहते हैं. तो लेट अस गो थ्रू हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. सबसे पहले कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन. ये देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली. बिजनेस पर्पस के लिए ही रहना चाहिए असेट. असेट मस्ट बी ओन बाय द असेसी. असेसी ने ओन किया हुआ होना चाहिए असेट. इट शुड बी यूज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड अवेलेबल ऑन टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल असेट्स. मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ओन्ड बाय असेसी होना चाहिए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जो साल का टैक्स भर रहे हैं उसी साल के लिए यूज़ हुआ होना चाहिए, और टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों टाइप के असेट्स में हमें वो मिलता है. नाउ असेट्स दो टाइप्स के हैं यहाँ पे आपके. एक है टैंजिबल और एक है इनटैंजिबल. नाउ टैंजिबल मतलब दोज असेट्स विच यू कैन टच, फील एंड सी. इसमें प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग आ जाएगा. एंड इनटैंजिबल में पेटेंट्स, नो हाउ, राइट्स, सारे ऐसे असेट्स आएंगे विच यू कैन नॉट टच. राइट. नाउ डेप्रिसिएशन के 4 बेसिक रेट आपको टैक्स में याद रखने, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ रेट्स बट यू नीड टू रिमेंबर ओनली दीज 4. 10% या फिर 5% भी रहता है कभी कभी फॉर बिल्डिंग. 15% इज अ फ्लैट स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन रेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी. 25% इज फॉर इनटैंजिबल असेट्स एंड कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स के लिए 40% रहता है. राइट. तो ये एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी था. सेक्शन 30, 31 हम सब कर चुके हैं. राइट. सेक्शन 35 भी हमारा हो गया है. नाउ going back, there are 3 things which you have to understand while calculating depreciation. अभी यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं. क्या क्या लिखा है? सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद ब्लॉक ऑफ असेट्स एंड आफ्टर दैट WDV. तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. 3 चीज़ें आपको याद रखनी है: एक्चुअल कॉस्ट, ब्लॉक ऑफ असेट्स एंड WDV. तो देखते हैं. एक्चुअल कॉस्ट जो है, इट मीन्स द कॉस्ट और प्राइस एट विच यू आर परचेजिंग द असेट. अभी इसमें ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड जो आपको प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन को असेट को लाने के लिए लगी है. क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ असेट. असेट खरीदने के लिए डायरेक्टली जो जो खर्चा हुआ वो, और ऐसे खर्चे जो इंस्टॉलेशन के लिए या फिर उसको वर्किंग यूज़ में लाने के लिए जो जो खर्चे लग रहे हैं वो, लाइक एंसिलरी एक्सपेंसेस लाइक इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सच एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 10,000 अनलेस पेड बाय अकाउंट, पे चेक और ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. अब ये जो ऊपर के खर्चे हैं वो अगर आपको कॉस्ट में लेना है तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा. बट अगर वैसे कोई भी खर्चे 10,000 से ऊपर आपने कैश में किए हैं तो इट कैनॉट बी कैपिटलाइज्ड. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर कोई भी खर्चा 10,000 तक ही कैश में हो, उसके बाद वो अकाउंट, पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बैंक के थ्रू ही होना चाहिए. इंटरेस्ट अप टू द डेट द असेट इज पुट टू यूज इज कैपिटलाइज्ड. ओके, मतलब जब तक असेट यूज़ नहीं होना चालू है, बॉक्स में पड़ा है, तब तक का उसका कोई भी इंटरेस्ट अगर रहेगा तो हम उसको कैपिटलाइज करके कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो ये तो हो गया एक्चुअल कॉस्ट, मतलब कितने का असेट लिया. सेकेंड कंसेप्ट इज ब्लॉक ऑफ असेट्स. नाउ व्हाट वी डू इज, एक इंडिविजुअल असेट लेके उस पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है. हम उसको कैटेगराइज करते हैं या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. क्या लिखा है? In PGPP, we use the concept of block of assets rather than individual assets. Now we have to create blocks
and that is done by categorizing and segregating assets according to the rate of depreciation as we have already seen. मतलब जो asset का rate 10% है उस सबको हम एक ब्लॉक में डालेंगे, जो asset का rate 15% है उस सबको हम एक ब्लॉक में डालेंगे. तो चलिए let us start by taking an example. Suppose मेरे पास कुछ assets है, एक asset है A and suppose that is costing around 50,000 और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अगर 10%. एक असेट है B 45,000, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%. और एक असेट है C कॉस्ट है 10,000, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%. मेरे पास और भी असेट्स है D 15,000, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है. E 70,000, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है. तो यहाँ पे मैं भी ब्लॉक बनाऊंगी. कैसे? तो लेट अस डू वन थिंग. आई विल बी मेकिंग अ ब्लॉक ऑफ assets here. तो यहाँ पे अभी ये मेरे पर्टिकुलर्स हो गए. अभी मेरे पास सेग्रीगेट करने के लिए मेरे पास 3 टैक्स रेट्स है. एक 5% है, एक 10% है और 15% उतना ही है. तो मैं उसको अलग अभी ब्लॉक में नहीं लिख रही हूँ. चलो फिर लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कोई एडिशन हुआ नहीं है. ओके, तो अभी इसमें ओरिजिनल मेरे कौन कौन से एसेट्स है इसको मैं सिर्फ सेग्रीगेट करूँगी. तो A B C D और E. अभी मेरा ये ब्लॉक 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया. अभी 5% वाले कितने एसेट हैं? एक मेरा है ये D 15,000 का और एक मेरा है C 10,000. तो मेरे टोटल ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000. राइट. उसके बाद 10% वाला A है मेरे पास 50,000 का और E है मेरे पास 70,000 का. तो ये हो जाएगा मेरा 1,20,000. और 15% में मेरे पास एक ही है B 45,000 वाला, बाकी सब नील है. सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड द 3 ब्लॉक्स फॉर माई असेट्स. राइट. तो अभी ब्लॉक की कंसेप्ट तो आपको समझ गई होगी. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ WDV और रिटन डाउन वैल्यू. अभी ये जो ब्लॉक बन गया उस पर डायरेक्टली मुझे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, मुझे WDV निकालना है. अभी WDV इज रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन जो माइनस करके आपकी स्टैंडिंग वैल्यू है वो. अब यहाँ पे मैंने WDV कैसे कैलकुलेट करते हुए दिखाया है. फर्स्ट यू विल बी टेकिंग द ओपनिंग WDV, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस या फिर साल में जो भी असेट खरीदा और उसमें से सेल करेंगे या फिर जो बेच दिया या ख़राब हो गया वो माइनस करेंगे. तो फिर आपका आएगा क्लोजिंग WDV. अब ये जो क्लोजिंग WDV है इस पे आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे, बाकी किसी पे नहीं. फर्स्ट है. अब यहाँ पे क्या दिया है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द असेट हैज़ टू बी पुट टू यूज़ फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डेज. 180 डेज से असेट पुट टू यूज़ होना चाहिए तो ही फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा. अदरवाइज आपका डेप्रीसिएशन का रेट हाफ हो जाता है in a year, or else the depreciation rate is reduced to half. Put to use is from when the asset is working or used in operations. आपके काम में जब से asset चालू हो गया यूज़ होना, that is the date of putting it to use. तो ये put to use का concept सिर्फ income tax में है. अगर asset खरीद के आपने box में पैक करके रखा हुआ है, that will not be known as the asset is put to use. If it is put to use, means it has to start working. It has to start working in the operations, manufacture, production शुरू हो जाना चाहिए. Then only you can say that it is put to use. Now in a year to claim full depreciation, at least 180 days तो भी उसने काम करना ही चाहिए, right? Okay. Now the next concept is of additional depreciation.
ना एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसे प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ होता है जो 2005 मतलब 1 अप्रैल 2005 के बाद खरीदे हैं एंड इट इज़ ओनली फॉर एंटरप्राइजेस एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन छोड़ के ऊपर से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। अभी यहाँ पे क्या बोला है, इट हैज़ टू बी ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी, नॉट फर्नीचर, नॉट बिल्डिंग्स एंड नो ओल्ड प्लांट एंड मशीन। तो ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी में ओल्ड वाले नहीं आएंगे, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है इसकी लिस्ट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, एनी प्लांट एंड मशीनरी यूज बिफोर इंस्टॉलेशन जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, एनी प्लांट एंड मशीनरी यूज इन द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, ऑफिस और गेस्ट हाउस कहीं भी अगर यूज हुआ है, कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, या फिर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो पहले आप जिसका डिडक्शन ले चुके हैं उस असेट का, तो फिर से आप उसको वहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं ले सकते। तो शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, कोई भी इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ किया हुआ असेट मतलब यू कैन से सेकेंड हैंड, कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में ऑफिस में यूज़ कर रहे हुए एसेट्स, ऑफिस अप्लायंसेस, या फिर ऐसे एसेट्स जिसका आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं। अभी प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट अस सॉल्व। तो चलिए, अभी सपोज मैंने बोला है मेरा ओपनिंग WDV है 50,000, ये मेरे ब्लॉक ऑफ असेट्स का। अभी ब्लॉक तो आपको बनाते आ जाएगा। देन आई हैव परचेस्ड assets worth rupees 2 lakhs, but when? तो if you have purchased the asset, okay, अभी आपने asset purchase कर लिया 2 lakhs का and you have sold off suppose 25,000। हमको पहले WDV निकालना है, तो ना WDV के लिए सबसे पहले 50,000 ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस हमने 2 लाख के किए, लेस सेल करेंगे 25,000, तो हमारा बचा कितना, 2,25,000। दिस इज़ द क्लोजिंग WDV। अभी सपोज मेरा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, तो इस पर मैं डायरेक्टली 10% का डेप्री लगाऊंगी विच विल बी 22,500। अभी ये तो बात ठीक है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि असेट पुट टू यूज़ कितने दिन है। अभी आपको वो डेट देंगे सब में, फॉर एग्जाम्पल ये 1 अप्रैल को लिया है तो 180 डेज़ है। सपोज ये मैंने नवंबर में लिया है तो 180 डेज से कम होगा, बिकॉज सितंबर तक आपके 6 महीने हो जाते हैं। अगर सितंबर के बाद आप नवंबर दिसंबर में कोई असेट ले रहे हो तो जनरली 180 डेज तो सवाल ही नहीं होता कि इट विल बी पुट टू यूज़ इन फॉर दोज मेनी डेज इन दैट ईयर। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, वही 180 डेज से लेस है तो ओरिजिनल आपका डेप्रिसिएशन रहे या एडिशनल डेप्रिसिएशन रहे, दोनों ही हाफ हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लोजिंग WDV पे आप टैक्स तो लगा रहे हो, बट दिस इज फॉर द असेट्स विच इज पुट टू यूज फॉर ग्रेटर देन 180 डेज ओनली। सो मेक श्योर कि आपका असेट 182 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज़ है या कम है, या आप देखें। तो सपोज़ ये असेट जो मैंने लिया, और वो भी देखना है कि ये जो अपना सेल हुआ है ये किस में से हुआ है। अगर वो एग्ज़ाम में दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड उतना सम देंगे ही नहीं, बिकॉज फॉर डेप्रिसिएशन टू कम करेक्टली दे विल हैव टू टेल यू वेदर दे हैव सोल्ड ऑफ फ्रॉम द ओपनिंग WDV द ओरिजिनल असेट्स और द परचेज। तो सपोज आप 2 सिनारियोज देखते हैं यहाँ पे। अगर ये जो 25,000 है वो इसमें से मैंने बेचा, तो ये तो ऑलरेडी पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी रहेगा 225, उस पर मैं फ्लैट 10% लगा दूँ। बट सपोज ये जो 25,000 बेचा है ये मैंने 2 लाख में से, और ये है लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़, तो अभी इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो मेरा फाइनल WDV तो 2,25,000 ही है, बराबर है, लेकिन अभी इसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन कैसे, ये 225 में मेरे पास 50,000 ओरिजिनल है ये का, तो इस पे 10% में लगाऊंगी अलग से, बिकॉज इट इज़ पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज, राइट। और ये जो 225 में से अभी 50 माइनस करके मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा 1,75,000 जो बेच दिया, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगने का सवाल नहीं है ना। इस पे मैं हाफ रेट से लगाऊंगी बिकॉज इट इज़ पुट टू यूज़ फॉर लेस दैन 180 डेज। तो क्लोजिंग WDV तो आ गया, बट डेप्रिसिएशन ऐसे अलग लग सकता है।
So please make sure when your asset is purchased. If it is purchased after September, it will be put to use for less than 180 days and automatically आपका depreciation half हो जाएगा. फिर वो जो सेल हुआ है वो ओरिजिनल 180 डेज से ज़्यादा जो असेट पुट टू यूज़ हुआ है उससे हुआ है, या जो परचेज किया है, या फिर असेट 180 डेज से लेस पुट टू यूज़ है उस ब्लॉक में से अगर बेचा गया है तो आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े डिटेल में सम्स देखेंगे. वी आर डन विथ सेक्शन 32 हियर.